हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन 2 वीक्स के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो अब आपको और ज़्यादा सावधानी से रहना है और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग के चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब हम उसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो पेज नंबर 3 पे अपने कुछ ब्लू डब्बे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी ये जो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा मैटर होगा, कौन सा नहीं होगा। अब इस बात को बताने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो मैटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जिसके पास थोड़ा वजन होता है और वो जगह घेरती है, क्या कहलाती है, मैटर। तो सबसे पहले बात करते हैं चेयर की। तो ये देखो चेयर, क्या ये चेयर हमारे पास मैटर होगी? तो चेयर का वजन होता है, हाँ होता है, ठीक है, और जगह भी घेरती है, यानी कि चेयर हमारे पास मैटर होगा। एयर की बात करें तो एयर जगह घेरती है, हाँ जगह घेरती है और इसका वजन होता है, ठीक है, एयर भी मैटर होगा। अब बात करते हैं लव, लव यानी प्यार। अब कोई जैसे कि मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, कितना करते हैं? अब कोई 1 किलो 2 किलो तो कहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको नापा तोला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको हमारा ये लव मैटर नहीं है। समझ गए इस बात को। स्मेल, ठीक है, किसी भी चीज़ की गंध ये मैटर होगी कि नहीं होगी? सोचे जरा, क्या स्मेल में हमारे पास वेट होता है? नहीं, बदबू आ रही है या चाहे खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन 1 किलो 2 किलो या 1 लीटर खुशबू आ रही है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्मेल, ये भी हमारे पास मैटर नहीं है। अब बात करते हैं हेट। तो लव मैटर नहीं है तो हेट भी मैटर नहीं होगा। नफरत को भी नहीं नापा जाता। आमंड्स, ठीक है, यानी बादाम, वजन भी होता है और जगह भी घेरती हैं। थॉट, अपने जो विचार होते हैं, जो मन में आते हैं, इन थॉट्स का कोई वजन नहीं होता, इसलिए ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड, सर्दी गर्मी, ठीक है, ये सब फीलिंग्स है हमारी। जैसे लव था वो भी क्या है, फीलिंग है। हेट क्या है, फीलिंग है। कोल्ड ये भी क्या है, फीलिंग, जैसे सर्दी लग रही है। तो अब ये फीलिंग है तो फीलिंग्स में कोई वजन नहीं होता, तो ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ड्यू वगैरह, इनमें वजन होता है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, मैटर है। ओके, अब आगे बात करते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी परफ्यूम की स्मेल, क्या ये मैटर है? तो भाई स्मेल की बात कर रहा है, तो स्मेल भाई आपका मैटर नहीं हो सकता। परफ्यूम मैटर है मगर स्मेल ऑफ परफ्यूम वो मैटर नहीं है, क्योंकि स्मेल में कोई वजन नहीं होता। ओके, तो ये भी हमारे पास मैटर नहीं है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब यदि हमारे पास गर्म खाना है तो उसकी खुशबू हमें दूर से ही आ जाती है। जैसे गर्मा गर्म खीर बन रही हो तो खुशबू आ जाती है, ठीक है। यदि वही खीर ठंडी है तो खुशबू इतनी जल्दी नहीं आती। तो क्यों? तो सबसे पहले बात करी जाए तो खुशबू आती क्यों है? तो जैसे कि डिफ्यूजन, जानते हो आप लोग, डिफ्यूजन क्या था, किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिलना। अब मान लो कि हमारे राइस है, वो कुक हो रहा है। अब राइस जब कुक होगा तो राइस के कुछ पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं एयर में, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो सोचो कि जैसे इंक डिफ्यूज होती है ना वाटर में, ऐसे ही जैसे इंक वाटर में मिल जाती है, ऐसे ही अपना किसी भी फूड आइटम की स्मेल है जो एयर में डिफ्यूज होती है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि डिफ्यूजन के द्वारा हमारे पास खुशबू आती है। अब लेकिन गर्म खाने की जल्दी और ठंडे खाने की लेट क्यों आती है? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा
काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे, पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी उनका डिफ्यूजन रेट भी बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे पास जो खुशबू है गर्म खाने की वो ज़्यादा आती है, और ठंडे खाने की खुशबू के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, खाने के पास जाना पड़ता है। समझ में आ गई ये बात? तो देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, हेंस स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अस at a distance, but to get a small smell from cold food we have to go close. Okay, so come to the next question. Next question हमारा कहता है a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? यानी एक तैराक है, वो स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसको आसानी से काट देता है। यदि कोई चीज़ आसानी से टूट रही है, आसानी से कट रही है, इसका मतलब क्या है कि उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, जब भी तो वो चीज़ जल्दी टूट जाती है या फिर जल्दी कट जाती है। अब मान लो उसी पानी की जगह हमारे पास लकड़ी होती है, अब लकड़ी के आर पार हमें जाना है तो बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। क्यों? लकड़ी क्या है हमारे पास, सॉलिड है। सॉलिड है तो उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, फिर क्या होता है लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, एयर में। तो एयर में तो इवन हमें हाथ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे चलते जाते हैं, और पानी में हम हाथ हिलाते हैं तभी पानी हमारा रास्ता छोड़ता है। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड थर्ड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है थोड़ी खाली, और मैटर के पार्टिकल जो हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन ऊपर भी किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर है ये। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम यानी एक वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। समझ लो आप 1/1/1 का कोई डब्बा है और उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को रखेंगे। मान लो कि उसी जगह में जो आयरन है उसको रख दिया और उतनी ही जगह में हमने रुई को रखा, किसका वेट ज़्यादा होगा, आयरन का ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आयरन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। ओके, तो देखो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी इनको इंक्रीजिंग डेंसिटी के रूप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो आप बस इतनी बात याद रखना कि यदि एक ही डब्बे में सारे डब्बे एक जैसे हैं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रखा जाएगा तो किसका वेट ज़्यादा होगा या फिर किसका वेट कम होगा। तो सबसे कम वेट क्या होगा, जब उसमें कुछ भी ना हो, और जब कुछ भी ना हो तो क्या होगा, एयर। समझ गए ये बात? तो एयर का जो वजन होगा वो सबसे कम। अब एयर में यदि हम थोड़ा सा धुआं मिला दें, ठीक है, तो यानी जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी चिमनी से जो धुआं रहता है उसमें थोड़े डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो यानी कि वो एयर से क्या हुआ, थोड़ा भारी होगा। यानी एयर से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, चिमनी वाले धुएं की। अब उसके बाद क्या आएगा, रबर, वो कॉटन, सॉरी रबर नहीं कॉटन, ओके, रुई। उसके बाद क्या ज़्यादा भारी होगा, वाटर। उसके बाद क्या ज़्यादा भारी होगा, हनी। यानी एक डब्बे में आप वाटर रखो और दूसरे डब्बे में शहद रखो, तो जब आप वजन नापोगे तो जो हनी का जो वेट है वो आपको ज़्यादा पाएगा। ओके, फिर उसके बाद चौक आ गया, और उसके बाद लास्ट में क्या आया, आयरन। क्या आयरन से भी ज़्यादा डेंसिटी वाला कोई होता है, हाँ
होता है। कौन होता है? वो होता है मरकरी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। और ये भी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, इसको जैसा मैंने बताया वैसा करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि रीजन देना है हमको किस बात का, कि अ गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट केप्ट। कोई गैस है जिस बर्तन में रखी जाए उसको पूरा का पूरा भर देती है। क्यों? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसी वजह से उसके पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में चले जाए, जिस डायरेक्शन में मन होता है उनका उधर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो पूरे बर्तन को घेर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है कि बी पार्ट, अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी जो गैस होती है वो जिस बर्तन में रखी जाए, जैसे हमारे साइकिल का टायर है उसके अंदर गैस भरते हैं, तो वो ना दीवारों पे अपना एक फोर्स लगाती रहती है। ओके, तो क्यों लगाती है उस फोर्स को, उस प्रेशर को क्यों लगाती है? इसका रीजन ये है कि भाई उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बहुत कम है, इसलिए वो पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी वजह से जब वो इधर उधर घूमते रहते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और साथ के साथ टकराने के बाद दीवारों से भी टकराते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं। देखो थर्ड क्या कहता है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। यानी किसी वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो उसकी जो शेप होती है, जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, यदि वो उनको फॉलो करता है इसका मतलब वो सॉलिड होगा। तो कोई भी हमारे जो वुडन टेबल है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी को क्या करती है, फॉलो करती है। क्यों? उसकी जो शेप होती है कैसी होती है, फिक्स होती है कि नहीं, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वेरी रिजिड है यानी अनप्रेसिबल है। ठीक है, और तो हम कह सकते हैं कि इसने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को प्रीटी मच फॉलो किया है, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉलिड होगा। अब आगे बात करते हैं। आगे हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सम सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। यानी हम अपने हाथ को एयर में तो आसानी से घुमा सकते हैं, मगर अब किसी सॉलिड के अंदर मूवमेंट करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत है। तो कराटे एक्सपर्ट क्या है, आपने देखा होगा कई बार करतब दिखाते हैं। करतब क्या दिखाते हैं कि हाँ भाई किसी लकड़ी के प्लैंक को तोड़ दिया एक हाथ से, या फिर ईंट को तोड़ दिया, तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो देखो एयर में तो हमने भी अपना हाथ घुमा दिया इधर उधर, अब उसी हाथ को लकड़ी के आर पार ले जाने के लिए, पत्थर के आर पार ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हमारा जो हाथ है एयर में आसानी से चला जाता है। क्यों? एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, तो उसको हम आसानी से ओवरकम कर देते हैं। लेकिन जब बात होती है सॉलिड की, उनके बीच का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी उन दोनों को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिक्विड जनरली हैव lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. Okay, तो अब देखो क्वेश्चन जितना अच्छा है उतना ही अच्छा है इसका आंसर, और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसका आंसर एक लाइन में भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइस बर्फ के ऊपर इसलिए तैरती है क्योंकि जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। ठीक है, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। अब
जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा डेंसिटी वाले मैटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है यानी तैरता है। ओके, अब तो सवाल ये उठता है कि जैसे हमारी जो आयरन है वो पानी में डूब जाती है और लकड़ी तैरती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा। यदि डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, और डेंसिटी कम है यानी वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम, इस वजह से ये तैरती है। अब क्या आयरन भी किसी चीज़ के ऊपर तैरता है? हाँ, तो आयरन तैरता है किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर। क्यों तैरता है? क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी होती है, ओके, वो ग्रेटर देन होती है किसके, मर्क्यूरी। समझ गई ये बात? मर्क्यूरी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं जो आयरन होगा मरकरी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। ओके, तो टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, पहले भी एक एग्जांपल से बताया था। ओके, यदि केल्विन में टेम्परेचर है और उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो 300 में से 273 डिग्री माइनस किया तो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही 573 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे, 573 माइनस 273 तो क्या आ जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा भी है क्योंकि इसमें एक चीज़ और पता चलने वाली है आपको। तो फिजिकल स्टेट बतानी, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, यानी पानी किस रूप में होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा या दोनों रूप में होगा। तो अब देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में चेंज, वेपर स्टेट में होगा यानी गैसियस स्टेट में होगा। अब बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की। यहाँ पे आपको सोचने को मिलेगा क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है, यानी उस टेम्परेचर पे जो वाटर होगा अपने लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर जैसे ही 100 पे आएगा वेपर में चेंज होगा। ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, यानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में भी होगा और किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में भी होगा। ओके, अब ऐसी ही बात होती है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की। क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस पे खासियत क्या है कि जो अपना वाटर है वो आइस में चेंज होता है, यानी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर जो है हमारा आइस में हो जाएगा, साथ के साथ वो वाटर फॉर्म में भी होता है। ये बात समझ गए? यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों फॉर्म में होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंड गैसियस यानी वेपर दोनों फॉर्म में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें ये बताइए कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी चेंज ऑफ स्टेट, जब भी सॉलिड लिक्विड गैस कोई किसी में बदलता है तो उसकी जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में करा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एक चीज़ पढ़ाई थी क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और लेटेंट का क्या मीनिंग था, हिडन। यानी जब भी कोई मान लो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है आपने बॉईल करना चालू किया, इनिशियली जब आप हीट दे रहे हो तो 0 डिग्री से वाटर का टेम्परेचर 1 पहुंचेगा, 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, 50 पहुंचेगा, 70 पहुंचेगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो 99 पहुंचेगा और उसके बाद 100 डिग्री पहुंच जाएगा। अब उसके बाद आप कितनी भी हीट दे दो उसे, वो कभी चेंज नहीं होगा, यानी टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे आके कांस्टेंट हो जाएगा।
ओके, तो ये जो कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, तो हमारी हीट जाती कहाँ है? हमारी हीट जाती है मैटर की स्टेट को चेंज करने में। यानी अब देखो वाटर क्या था हमारे पास? लिक्विड था। अब उस लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में चेंज करने पे हमारे जो हीट जो हम दे रहे हैं वो यूटिलाइज हो चुकी है। ओके, इसलिए जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज the temperature remains constant. This is because all the heat supplied, ठीक है, all the heat supplied to increase the temperature is utilized as latent heat, means in changing the state by overcoming the force of attraction between these particles. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब स्टेट चेंज करने के दो ही तरीके थे, या तो हम क्या करें, टेम्परेचर को चेंज करें, या फिर हम क्या करें, प्रेशर को चेंज करें। अब क्या करना है ये देखो, अब देखो लिक्विफाई करना है एटमॉस्फेरिक गैसेज को, तो यानी गैसेज फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाना है। यानी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, या फिर हम उनके ऊपर लगने वाले प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या कि बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ओके, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लेना। ओके, मैसेज कर देना। ओके, बाय।